हेलो गुड इवनिंग डियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो आज हमारी आईसीटी की क्लास नंबर 4 है। आईसीटी की हम 3 क्लास पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफई कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से माफी चाहूंगा क्योंकि अभी कल यानी 2 दिन हम मैं क्लास नहीं ले पाया था। कुछ मेडिकल क्राइसिस थे, मेरी माताजी को मुझे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा था, इस वजह से ये 2 दिन की मैं क्लास नहीं ले पाया था। लेकिन अब हम ये सारा जो दो क्लासों का हमारा समय था, हम आने वाली क्लासों में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे और निश्चिंत रहे हम पूरा कंप्लीट करने की बहुत जल्दी प्रयास करेंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहें, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम वापस आते हैं, और जो अभी तक जिन्होंने राधिस पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है या राधिस पाठशाला से नहीं जुड़ पाए वो जाएं और जल्दी से राधिस पाठशाला को ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम अभी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने पिछली 3 क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो पिछली 3 क्लासों में हम पढ़ चुके थे कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर के विकास के अंतर्गत हमने कंप्यूटर की सभी पांचों ही जनरेशन का हमने अध्ययन किया था। देन हमने कंप्यूटर के टाइप्स पढ़े थे। आपने फिर इसके अलावा हमने सुपर कंप्यूटर्स हमने पढ़ा था। सुपर कंप्यूटर पढ़ने के बाद हमने भारत का जो हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन है उसको हमने समझा था। भारत ने कौन कौन से सुपर कंप्यूटर्स पे काम किया है वो सब हमने देखा था। देन फिर हमने कंप्यूटर हार्डवेयर्स पढ़ा था। कंप्यूटर हार्डवेयर्स के हमने सभी मेन कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए थे। एक हमारा रह गया था मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में अभी आपको थोड़ा सा 5 मिनट का एक टॉपिक है, मदरबोर्ड में अभी समझा दूंगा। तो अगर आपका वहां आपके पास अगर जगह आपकी नोटबुक में अपने रखी हो तो वहां नोट कर लेना, वरना कहीं भी आप मदरबोर्ड को नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा हम और क्या पढ़ चुके हैं? इसके अलावा हमने आउटपुट और अपनी लास्ट क्लास में जो लगभग हमने एक छोटी क्लास ली थी आधे घंटे की, उसमें हमने आउटपुट, इनपुट और पेरिफेरल डिवाइस यानी तीनों तरह के डिवाइस हमने अच्छे से समझ लिए थे। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो एक होमवर्क आपको है, कमेंट कर आप उसका आंसर देंगे। आप ये बताइए कीबोर्ड आउटपुट है या इनपुट है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा होमवर्क है। बाकी जो भी कोई डाउट आता आप मुझसे संपर्क कीजिए कमेंट के माध्यम से, या मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां से मिल जाएगा। और कुछ बच्चों के डाउट्स भी आने लगे और मैं क्लियर कर रहा हूँ समय रहने के बाद, मैं सभी का विस्तार से सॉल्यूशन भी देने का प्रयास करता हूँ। तो आज की हम क्लास करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की। और जिन्होंने जून 2025 का एग्जाम दिया था लेकिन दुर्भाग्य रहा होगा, कुछ बच्चों का नहीं हो पाया होगा, तो वो निराश मत होना, फिर से तैयारी करना। दिसंबर बहुत नजदीक है, 4 महीने कब निकल जाएंगे हमें पता नहीं पड़ेगा। तो फिर से पुनः जहां हमसे कमी रह गई है उस कमी को पकड़ना, उसका एनालिसिस करना, एनालिसिस करने के बाद उस कमी को दूर करने के लिए प्रयास करना। अगर अभ्यास में कमी रही तो अभ्यास करना है, पीवाईक्यूज में कमी रही तो पीवाईक्यूज लगाना है। पेपर 1 के लिए पीवाईक्यूज लगाना आप लोग अभी से जारी कर दीजिए। देखिए 3 क्लासेस हो चुकी हैं, लगभग हम 3-4 टॉपिक तो हम कवर कर चुके हैं अपनी 3 क्लास के अंदर आईसीटी यूनिट से। यूनिट नंबर 8 आपकी जो आईसीटी है, तो इसके आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए। हम भी एक पीवाईक्यूज की क्लास लेंगे, मैं भी शायद 2 से 3 दिन के अंदर एक पीवाईक्यू की क्लास आपकी लगने वाली है, आप निश्चित रहे। और आप खुद से लगाइए, पीवाईक्यूज की यूथ कंपटीशन की आपको बुक बताई थी, वहां से आप पीवाईक्यूज लगाना प्रारंभ कर दीजिए। तो चलते आज जो हमारा एक टॉपिक छूट गया था, मैं आपको बता देता हूँ मदरबोर्ड क्या होता है। तो देखिए मदरबोर्ड नोट कर लीजिए। मदरबोर्ड पहला जो हमारा एक टॉपिक रह गया था, ये आप इसमें किस टॉपिक में ऐड करेंगे, इसको आप करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या होता है देखिए मदरबोर्ड है ना, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे डायरेक्टली भी प्रश्न पूछा जाता है, इससे इनडायरेक्टली भी प्रश्न पूछा जाता है। डायरेक्ट पूछा जाएगा तो मदरबोर्ड से ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा, यदि इनडायरेक्ट पूछेंगे तो फिर आपसे कंप्यूटर डिवाइसेस के रूप में इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखिए मदरबोर्ड होता है क्या। देखिए मदरबोर्ड आपने सबने देखा है, हम सब ने मदरबोर्ड देखा है। आपने कभी टीवी देखी है? टीवी के अंदर एक प्लेट का एक स्लॉट होता है जिसपे बहुत सारी चिप्स लगी होती हैं, स्लॉट्स लगे होते हैं। यदि आपने लैपटॉप का भी मदरबोर्ड देखा हो तो इसमें एक बैटरी के लिए भी जगह होती है। आपके पास जैसे एक मेमोरी स्लॉट होता है जहां आप अपनी रैम और रोम को इंसर्ट करते हैं। फिर एक एचएसडी के लिए स्लॉट होता है, एसएसडी के लिए स्लॉट होता है। तो ये जो सारी चीजें जिस पर लगी होती हैं, जिस प्लेट्स पर ये सारी चीजें लगी होती हैं, उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। यानी मदरबोर्ड ही आपका सबसे मेन एक फ्रेम होती है जहां से आपका पूरा का पूरा सिस्टम कार्यशील रहता है। बाकी सब तो एक ढांचा है जो प्लास्टिक के ढांचे में फ्रेम करके रख दिया जाता है, पर मेनली वर्क कौन करता है? मदरबोर्ड करता है। मदरबोर्ड पर लगे जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो छोटी सी आईसी से लेके बड़ी से बड़ी चिप्स से लेकर बड़े से बड़े कंपोनेंट्स के रूप में, वो सभी के सभी कहां स्लॉट होते हैं? हमारे मदरबोर्ड पर होते हैं। तो ये भी जो बताया है इसी को अपनी भाषा में परिभाषा के रूप में लिख लीजिएगा। क्लियर? अब मैं इसकी आपको कुछ एक छोटी सी, चाहो तो
एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाएगा। क्लियर? देखिए मदरबोर्ड होता कैसा है, एक बार देख लीजिए। मदरबोर्ड एक प्लेट होती है दरअसल, अगर इसे कहा जाए ना, अब ये बहुत सारे मटेरियल की ये प्लेट बनी होती है। क्लियर? मैं एक ये बड़ा सा मान के चलिए, मैं एक लैपटॉप का मदरबोर्ड आपके यहाँ बना के, ये सब चीज में लगा होता है। ये प्लेट मोबाइल में लगी होती है। हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आपको ये प्लेट देखने को मिलेगी। स्मार्ट वॉच में भी आपको देखने को मिलेगी। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उन सब में हमको ये प्लेट देखने को मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। क्लियर? एलईडी टीवी हो आपका, कोई भी आजकल, अब इवन अभी तो जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं सब में मदरबोर्ड यूज होता है, क्योंकि सारी आप स्लॉट और चिप्स को कहाँ लगाओगे, अलग अलग कनेक्ट तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं, एक प्लेट का यूज करते हैं। और ये प्रयोग बहुत समय से हो रहा है। अब इसको बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको हम संचालित करते हैं। अब देखिए ये एक प्लेट्स होती है, अब इसमें क्या क्या चीज लगे होते हैं, बस ये आपसे पूछा जा सकता है कि मदरबोर्ड, अगर 4-5 नाम दे देंगे आपको, फिर उससे पूछा जाएगा मदरबोर्ड में इससे किस किस का संबंध है। क्लियर? अगर इसमें माउस का संबंध दे दिया तो ऑब्वियसली ऑप्शन गलत होगा, माउस तो इस पे फिट नहीं होता। माउस तो एक अलग से हमारा पेरिफेरल डिवाइस है। हमने कल पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में परिधीय उपकरण में, हमने पढ़ा था कि माउस क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस है और साथ में पेरिफेरल भी डिवाइस भी है। क्लियर? जो इनपुट आउटपुट दोनों के रूप में उसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन सॉरी, माउस आउटपुट डिवाइस तो नहीं होगा, सिर्फ इनपुट रहेगा ओनली, लेकिन पेरिफेरल डिवाइसेस रहता है आपका माउस। क्लियर? अब देखिए, अब मान के चलिए ये लैपटॉप का है, तो यहाँ पे एक जो स्लॉट में आप यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने इनकी एक बैटरी इन्होंने लगा दी है। ये क्या है, पावर। अभी इससे लैपटॉप को क्या मिलेगा, पावर मिलेगी। क्लियर? तो ये बैटरी का स्लॉट हो गया आपका। अब मैं यहीं पे मान ले तो एक स्लॉट इन्होंने यहाँ बना दिया। ये कौन सा स्लॉट हो गया आपका, ये आपके मान के चलिए मेमोरी का स्लॉट हो गया। मेमोरी में आपकी, जिसमें आप कह सकते हो रैम और रोम। अभी हम पढ़ने वाले हैं रैम और रोम को, मेमोरी को ही पढ़ने वाले हैं हम निश्चित ही आज के हम टॉपिक में। तो ये आपका एक मेमोरी का स्लॉट हो गया, जिसमें 2 भी होते हैं। अब ये डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह अपने प्रोडक्ट को कितना ज्यादा एडवांस बना सकता है या कितनी सुविधा उसमें दे सकता है। तो ये पावर हो गया, ये मेमोरी स्लॉट हो गया। अब ये मान के चलिए, आपको देखा होगा लैपटॉप में फैन लगा रहता है, यानी पंखा। क्लियर? तो ये सब कहाँ फिट है, ये सब के सब आपके ये जो मदरबोर्ड है इसी में फिट होते हैं आपके मदरबोर्ड। क्लियर? और क्या क्या होते हैं, अब आपको क्या नोट करना है, मदरबोर्ड की मैंने डेफिनेशंस बनाती है। मदरबोर्ड एक वह फिजिकल कंपोनेंट्स होता है जिसमें सभी कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण जो हार्डवेयर्स होते हैं, चिप्स होते हैं, क्या क्या चीज होते हैं इसमें, तो ये आप नोट इसमें कर लीजिए, जो ये इसी परिभाषा के माध्यम से। अभी मैंने क्या बताया आपको, परिभाषा नोट कर लीजिए। मदरबोर्ड एक वह फिजिकल कंप्यूटर हार्डवेयर का वह फिजिकल कंपोनेंट्स होता है जिसमें कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण, सूक्ष्म से लेके मध्यम या बड़ी साइज के जो भी महत्वपूर्ण घटक या कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी उसमें इंस्टॉल होते हैं या लगे होते हैं, जिससे कि कंप्यूटर अपना कार्य सक्रिय रूप से करता है, इन्हीं के माध्यम से। क्लियर? मैंने आपको सुपर कंप्यूटर्स बताया, तो सुपर कंप्यूटर्स मैंने आपको बताया कि बहुत सारी रेक्स रखी होती है उस हॉल के अंदर, कमरे के अंदर। उस रेक्स के अंदर बहुत सारी प्लेट्स या स्लॉट्स के माध्यम से रखी होती है। उसमें भी वो मदरबोर्ड के ऊपर ही सारी के सारे चिप्स, स्लॉट्स, मेमोरी स्लॉट्स, बहुत सारी जो भी उसके उपयोग के रूप में, चाहे वो एएलयू यूनिट हो, यानी आपको कल मैंने बताया था एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये सब जो जितनी भी यूनिट्स है वो सब के सब आपकी मदरबोर्ड में ही लगी होती है। एक आपको मैंने मेमोरी यूनिट बता दिया, आपको ये कहाँ लगेगी, तो ये भी आपकी मदरबोर्ड में ही फिट की जाती है। और क्या होता है, और इसमें सॉकेट्स लगे होते हैं, इसमें बहुत सारे सीपीयू सॉकेट्स लगे होते हैं। क्लियर? सीपीयू सॉकेट्स लगे होते हैं, कहाँ लगे होते हैं, तो ये भी मदरबोर्ड के अंदर ही लगे होते हैं। और इसमें इसके अंदर ही आपके पीसीएलई यानी कि विस्तार स्लॉट हमको जिनको बोलते हैं, वो सब कहाँ लगे होते हैं, वो भी इसी में लिया। ये देखिए पावर कनेक्टर है ना, ये सबके सब नाम नोट कर लीजिए, हो सकता है इससे प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे, पावर कनेक्टर। क्लियर? और भी मैं नाम बता देता हूं, और भी आप नोट कर लीजिएगा इसके अंतर्गत। मेमोरी स्लॉट हम लिख ही चुके हैं। मेन आपकी यही सारे चिप्स लगी होती हैं इसी के अंदर, बहुत सारी जो भी महत्वपूर्ण चिप्स होती हैं, खाने वाली चिप्स नहीं है ना, मशीन लर्निंग वाली चिप्स होती हैं,
जो आपके कंप्यूटर को आसान बनाती है, उसके कार्य को निष्पादन करने के लिए यूज किए जाती हैं। ठीक है, स्लॉट्स हो गए, चिप्स हो गई, यूनिट्स हो गए, ये सारी जो चीजें होती है ये सब कहाँ स्लॉट होती है, ये सारी की सारी चीजें मदरबोर्ड्स में होती है। एक बार गूगल पर आप इमेज देख लेना यदि चाहो तो, और यदि कोई पुराना मोबाइल हो तो उसको खोल के देख लेना, तो और अच्छे से पता चल जाए कि दिखता कैसा है आखिरकार। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी लगी होती है, ये सारी की सारी जो चीज होती है वो इसी में यूज होती है। मैंने कम ही चीज बताई है, 2-3 चीज आपके पास इसमें क्लियर। तो ये आपका मदरबोर्ड था, जो कुछ दिन हमारे जो कंप्यूटर हार्डवेयर से हम पढ़ रहे थे उसमें ये टॉपिक जो था वो छूट चुका था, तो आज हमने इसको तो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो अगला टॉपिक हम ले लेते हैं, और कौन कौन से है। चिपसेट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, चिपसेट हो गया, पावर कनेक्टर हो चुका है आपका, क्लियर। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी मदरबोर्ड में इंस्टॉल की जाती हैं। ये सब नोट करते रहना, बिना नोट नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है आपको, क्योंकि हम जब समझ के कोई चीज जब आपके नोट्स करते हैं तो वो लंबे समय तक आपकी मेमोरी में रहती है। जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो मान लीजिए आपको कोई चीज अच्छे से याद नहीं आती, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको हिंट देता है कि हाँ ये कहीं हमने पढ़ा था, जिसको आप डेजावू कहते हो ना, तो वही डेजावू आपको, तो वही फिर आपके कुछ नंबर्स सही कराने के लिए मददगार भी साबित होता है। तो लिखते हुए चलना एक अच्छे विद्यार्थी की अच्छी निशानी यही होती है कि वो लिख के चले, पढ़ के चले, क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले वो है आपकी मेमोरी यूनिट, क्लियर। अब देखिए हम कंप्यूटर मेमोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए आपका नेक्स्ट टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी, क्लियर। तो आज का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है, देखिए जब हम यूनिट से जब हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर के, जब हमने यूनिट से पढ़ी तो मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। एक मैंने बताया था आपको एलयू, एक मैंने बताया था आपको सीयू, और एक मैंने बताया था आपका एमयू, यानी कि एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि गणितीय गणना और तार्किक जो भी वर्क करते हैं वो सारी के सारे काम कहाँ किस यूनिट से किए जाते हैं, वो सारे के सभी जो कार्य निष्पादित होते हैं वे होते हैं एएलयू के माध्यम से। फिर मैंने आपको बताया था एक मेमोरी यूनिट, यानी कि कंप्यूटर की जो जो डाटा स्टोरेज जहाँ होगा वो किसके माध्यम में होता है, वो कहाँ से होता है, तो वो होता है आपकी कंप्यूटर मेमोरी या मेमोरी यूनिट के, यानी कि सीयू से होता है, सॉरी एमयू से होता है। सीयू क्या करती है, तो सीयू इन दोनों को ही कमांड देती है, कमांड लेकर सभी जितनी भी उसको कमांड ये कार्य दिए जाते हैं सभी को एग्जीक्यूट करती है, निष्पादित करता है, ठीक है, जिसको आप सीपीयू, ये सभी सीपीयू के ही एक पार्ट है। आपकी मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 चीजों के हमने सीपीयू के पार्ट पढ़े तो उसमें थी आपकी एक मेमोरी। और जिन्होंने अभी तक लास्ट की जो 3 क्लासेस नहीं देखी, पहले वो देखना, तभी आपको ये क्लासेस और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यदि आपने पहले से पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, बस इतना याद रखना, क्लियर। क्योंकि देखो आप एक बार अच्छे से समझ लोगे ना तो बहुत चीजें ना रटने से याद नहीं होती, कुछ चीजों को समझ कर ही हम बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, फिर रटने की आवश्यकता नहीं होती वहां पर। इसलिए पूरा फोकस यहाँ रखना, जो चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो लिखते चलना, नोट करते चलना, और नोट करने के साथ सिर्फ उसको रखना नहीं है, वरना वो सिर्फ समोसे खाने के काम आएंगे, उसको रिवाइज करना है, मल्टीपल रिवाइज करना है, क्योंकि आईसीटी में आपको फैक्ट बहुत याद करना पड़ेगा, तभी जाके आपका आईसीटी बहुत अच्छे से हो पाएगा। आईसीटी से डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत प्यारा विषय आईसीटी, बस अच्छे से समझ के करो ना, बहुत प्यारा विषय, आपको बहुत पसंद आएगा। फिर आपको लगेगा जब 2-3-4 बार आप जब इसका रिवीजन कर लोगे ना आईसीटी का, तो बहुत इजी लगने लगेगा। थोड़ा एक कैलकुलेशन पार्ट आता है हमारा नंबर सीरीज, और थोड़ी मेमोरी की जो यूनिट का ही एक और पार्ट है जिसको हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज से पहले, वहां बस थोड़ा सा समय लगता है, बाकी सारा। और एक एक्सेल है, एक एक्सेल भी हमको पढ़ना है, एमएस एक्सेल, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक, ये दोनों जो कैलकुलेशन वाली यूनिट्स है वो, बाकी हम सब थ्योरी और फैक्ट पे भी काम कर लेंगे। तो अब देखते हैं मेमोरी यूनिट, मेमोरी कितनी टाइप की होती है। देखिए पहले बता देता हूँ, समझा देता हूँ, समझ लीजिए, अभी लिखना मत। मेमोरी हमारे पास 2 प्रकार की होती है, एक होती है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम 2 मेमोरी को समझ लेते हैं, जो प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, यानी प्राइमरी एंड सेकेंड मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के कितने टाइप होते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी 2 टाइप की, क्लियर। एक होती है रैम और एक होती है रोम, यानी कि रैम का फुल, और इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था आप फुल फॉर्म अच्छे से नोट करते चलेंगे, 4-5 पेज अलग से निकाल लीजिए अपनी नोटबुक में, वहां मैं जितनी फुल फॉर्म्स लिखाते जाता हूँ ना वो सारी की सारी फुल फॉर्म आपको नोट करते जाना और उसको रिवाइज करते जाना, तो कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती हैं, क्लियर। बहुत अच्छे। देखो आप सब समझदार हो यार, आप सबको बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, पर मेरे हिसाब से बोलना भी नहीं चाहिए, सब बड़े हैं, हम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, तो
परिचय देना पड़ेगा ना उस चीज का। तो हम कहाँ थे, मेमोरी होती है दो प्रकार की, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के क्या टाइप होते हैं, दो होते हैं, एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैम के भी कुछ टाइप होते हैं, एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम, यानी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। अब इनको पढ़ेंगे विस्तार से एक एक चीज को, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी हम रैंकिंग देते हैं, जैसे हम प्रत्येक, तो इसको भी आप 5 स्टार दे लीजिए। अरे स्टार ही नहीं बन रहा आज तो तो इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार की इसको रेटिंग देख लीजिए, ठीक है, क्लियर। देखो प्रश्न तो कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है किसी के पेपर मेमोरी से एक भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन किसी और के में आ सकता है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो संभावना तो रहेगी। और मोस्टली क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनने ही बनना है, 5 में से एक प्रश्न तो पक्का है, यहाँ से 90% चांसेस हैं आने के आपके शिफ्ट में, और लगभग आएगा। अब वो या तो डायरेक्ट मेमोरी से पूछ लेगा, या फिर जो एक क्वेश्चन ऐसे बना देंगे मिलाने वाले, तो उसमें वो अलग अलग टॉपिक से प्रश्न उठा के डाल देते हैं मैच करने के लिए, वहां डाल दें तो प्रश्न तो बनेगा ना आपका, लेकिन देगा एक ही नंबर, लेकिन वहां से फिर वो, क्लियर। तो अभी हमने क्या चीज समझा, तो साथ में हम नोट कर लेते हैं। पहले हम प्राइमरी मेमोरी को देख, पहले एक चार्ट बना लीजिए, ऐसा जैसा मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप नोट बना लीजिएगा, क्लियर। एक सबसे पहले आप लिखेंगे प्राथमिक मेमोरी को मेमोरी ही लिखेंगे, क्लियर। याददाश्त तो लिखोगे नहीं आप उसके लिए हिंदी में। एक होता है आपका प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, प्राइमरी मेमोरी, और एक है आपका सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी। ये आप नोट कर लीजिए, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी मेमोरी, ये दो मेमोरी है आपकी, क्लियर। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी होती है दो टाइप की, एक होती है रैम और एक होती है रोम। पहले आप एक चार्ट बना लें, फिर मैं एक करके आपको अच्छे विस्तार से सारी चीजें समझा देता हूं, क्लियर। तो प्राइमरी मेमोरी के क्या टाइप होते हैं, दो। एक होता है रैम, RAM, यानी कि इसका फुल फॉर्म भी साथ में लिख देता हूं मैं, क्लियर। इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक रैम हो गया आपका, और दूसरा हो गया आपका रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, क्लियर। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका रैम का क्या फुल फॉर्म है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का क्या फुल फॉर्म है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये होती है आपकी दो टाइप की होती है। अब देखिए इसमें भी इन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया हुआ प्रत्येक मेमोरीज का, कैसे किया वो देख लीजिए। देखिए रैम भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एस रैम, एस रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्लियर। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ऊपर लिखा है, ठीक है, जगह नहीं थी तो समझ लीजिए आप, बस आपको एस लगाना है, रैम क्या आएंगे नहीं कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये क्या होती है, एक एक मेमोरी को हम बाकायदा डिफाइन इनका वर्गीकरण करके अच्छे से पढ़ेंगे। बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे गलतियां कर कर आते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है, कौन सी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी है। इन सब मेमोरी के अलग अलग फीचर्स हैं, कौन सी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी है, कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी, खास करके वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो हम समझेंगे, पहले बस आप ये समझ लीजिए कि हमको मेमोरी में पढ़ना क्या है। कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी हम अलग से पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बाद, क्लियर। पहले ये जो चार्ट में जो लिखा रहा हूं ये कंप्लीट करेंगे आज, समझ में आ रहा है। तो ये देखते हैं, एस रैम के बाद एक मेमोरी होती है आपकी डी रैम, डी रैम
यानी कि डायनेमिक रीड ओनली डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये फुल फॉर्म पहले आप लिख लीजिए। फिर आती है आपके पास एक रोम। रोम के भी अपने टाइप्स हैं। रोम में कौन कौन सी मेमोरी होती है? तो रोम में होती है बहुत सारी मेमोरी। एक होती है आपके पास पी रोम। कौन सी रोम होती है बच्चों? पी रोम। इसके फुल फॉर्म आप नोट करिए। पी रोम का क्या फुल फॉर्म है? अभी तो इसको अपन मिटा देते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट। इसका मैंने बता दिया ना आपका, 1 मिनट। क्या था? रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपकी रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक हो जाएगा आपका, एक आपको नोट करना है इसमें सबसे पहले पीरोम। पीरोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर एक होता है इसमें, अब पीरोम का मतलब क्या होता है ये अभी मैं समझाने वाला हूं, निश्चिंत रहें। अभी बस आप नोट कर लीजिए एक एक करके ताकि आपको चीजें पता चल जाए। फिर एक होता है ईपीरोम या एप्रोम, हम इसको बोल देते हैं। क्लियर? पीरोम, एप्रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी इरेजेबल का मतलब होता है हम इसको मिटा सकते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये नोट करना है ना। ये फुल फॉर्म पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है और आने वाले समय में भी पूछी जाएंगी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर एक आपका इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नोट कर लेना। समझ में नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूं इसलिए बार बार, ताकि आपको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा हो सही से, तो आपको कम से कम आप सुनकर उसकी स्पेलिंग, यानी कि इलेक्ट्रिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपकी प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स होते हैं। एक बार रिकॉल करेंगे सभी मेमोरीज को। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी हम पढ़ रहे हैं, दो पहले हम मेमोरी देख रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर? प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं। एक होती है रैम, एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी होती है डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर होती है आपकी रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। इसके भी हमने 3 टाइप्स देखे हैं। कौन कौन से? एक होता है पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर एक है आपका एप्रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन हमने देखा है डबल ई पीरोम यानी कि इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये टाइप्स पहले आप नोट कर लीजिए। अब इनको हम एक एक करके, अच्छा एक चीज और लिख भाई देता हूं, आपका चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक एक करके प्राइमरी मेमोरीज को डिटेल से अब हम समझेंगे। प्राइमरी मेमोरी की क्या परिभाषा है, वो परिभाषाएं भी लिखवा दूंगा। अब सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है हम ये समझ लेते हैं। क्लियर? देखिए, सेकेंडरी मेमोरी में आपकी आती है एक तो हार्ड डिस्क। क्या आती है? हार्ड डिस्क। आपने देखा हार्ड डिस्क कैसी होती है? नहीं देखा? आज मैं बता दूंगा हार्ड डिस्क क्या होती है। फिर आते आपके पास सीडी, डीवीडी। बहुत यूज की होगी आपने एक समय में, जब मोबाइल्स नहीं आए थे इतने ज्यादा एडवांस, केबल्स नहीं हुआ करती थी, वाईफाई नहीं आया था, तो हम वो सीडी डीवीडी वो कैसेट लेकर आते थे गोल वाली, उसको मूवी लेकर जाते थे, 3-4 फिल्म होती थी उसमें, वो देखा करते थे डीवीडी प्लेयर में लगा के। तो ये जो आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, इसके अंदर हम हमारी शादी की जिसको रिकॉर्डिंग पहले करते थे, अब तो पेन ड्राइव यूज होती है मेमोरी। पेन ड्राइव हम यूज करते हैं ना नॉर्मली, तो पेन ड्राइव में जाएंगे हमको हमारी शादी की रिकॉर्डिंग दे देगा फोटो स्टूडियो वाला। पहले इस टाइप की सीडी और डीवीडी में वो चीजें दी जाती थी। क्लियर? और क्या होती है? और एक होती है आपके पास मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप समझते क्या होता है? गाने सुने आपने बचपन में? हाँ, टेप आता था, वो कैसेट आती थी, गोल रील लगी होती थी, मैग्नेटिक टेप उसको बोलते। तो एक ये मैग्नेटिक टेप्स होती है, ये भी हमारा एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। और एक जिप भी आप नोट कर लीजिए, ये भी, इसमें भी हम
जिप डिस्क हम जिसको बोलते हैं। तो मेनली आपके पास ये मेमोरीज होती हैं, और भी हम देख लेंगे इसमें और कौन कौन सी मेमोरीज हो सकती हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। यहां तक नोट कर लिया आपने, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं, तो ये चीज नोट कर लीजिए आप पहले, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। अब इनको एक एक करके हम समझेंगे विस्तार से कि आखिर क्या प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, कैसे ये काम करते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, फिर इसके अंदर एसरैम का क्या रोल होता है। अब देखो, दो है मेमोरी, दोनों की डेफिनेशंस अलग अलग जाएंगी, दोनों की कैरेक्टर्स अलग अलग है, उसके अंतर्गत भी जो सब चीजें हैं वो भी अलग अलग। तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या होती है ना, कंफ्यूजन्स होती है। इन कंफ्यूजन्स को तभी दूर कर पाओगे जब एक चीज को आप अच्छे से समझोगे तो दूसरी चीज को अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ये इजी पड़ता है, इसको पता भाई सेकेंडरी मेमोरी है तो ये ऑब्वियसली कंप्यूटर के अंदर तो होगी नहीं, इसको तो हम बाहर से एक्सटर्नल यूज करेंगे, लेकिन ये चीजें इंटरनल होती है, रैम और रोम। अब देखिए रैम क्या होती है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं पहले आपको, क्लियर? चलिए पहले प्राइमरी मेमोरी से स्टार्ट करेंगे हम। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, हो सकता है हमारी एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए, कोशिश करेंगे, वरना एक क्लास तोड़ लेंगे, फिर अलग से इसके लिए लेना ही पड़ेगा। छोड़ेंगे तो हमें नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्राइमरी मेमोरी, अब देखिए इसकी हमको सभी विशेषताएं देखना है। प्राइमरी मेमोरीज की, प्राइमरी मेमोरी की विशेषता कई बार पूछी गई हैं, कई बार अलग अलग तरीके से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे आने वाले समय में भी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। क्लियर? प्राइमरी मेमोरी होती क्या है, देखिए प्राइमरी में, अब मैं ऐसा करता हूं एक एक बुलेट पॉइंट में चीजें लिखवाता जाता हूं, समझाता जाता हूं, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, क्लियर? यह एक मुख्य मेमोरी होती है। पहली चीज तो आप ये लिखिए, मुख्य मेमोरी की जब बात आएगी ना, तो कौन सी मेमोरी होगी वो, आपकी प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी से हम कह सकते हैं। मेन मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी भी यही कही जाती है, मेन मेमोरी होती है। इसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक हमने देखा रैम और दूसरा हमने देखा रोम। रैम में भी हमने दो देखा था, एक था आपका एस रैम और एक था आपका डी रैम। रोम के भी हमने टाइप देखे थे, एक होता है पी रोम, एप्रोम, और एक देखा था हमने डबल ई रोम, डबल ई पी रोम। क्लियर? तो ये आपकी मेमोरी के दो टाइप्स हमने अच्छे से देख लिए थे, इनको हम समझ लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया था आपको? बस इसमें एक लाइन याद रखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी ये मेमोरीज। अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए रैम, रोम, एसडी, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी है, नोट कर लीजिए ना। अभी चार्ट में मैंने लिखवा नहीं पाया था, लेकिन वहां मेमोरी कार्ड्स होते हैं, वो सारे के सारे ये सब सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। तो उसमें आप नोट कर लेना, एक पेन ड्राइव और एक आपका मेमोरी कार्ड जो आते थे पहले ब्लैक कलर के, 2 GB 4 GB के, 25 GB के, 125 GB, 250, आज भी यूज होते हैं। पहले बहुत ज्यादा यूज था, अब तो मोबाइल में इतनी मेमोरी देने लगे तो अब तो उन सबकी ज्यादा यूज होता नहीं है। क्लियर? अब इसमें से आपको मुख्य मेमोरी पहचानना है, कौन सी मेमोरी मुख्य मेमोरी है। तो आपको फिर आदि आपको पता है कि सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इनमें से मुख्य मेमोरी आपकी रैम और रोम है। अब ये रैम और रैम यूज कहाँ होती हैं, देखिए रैम और रोम सभी कंप्यूटर हार्डवेयर, सभी कंप्यूटर्स के अंदर यूज होती है, आपके मोबाइल्स में भी यूज होती है। आप जब मोबाइल फोन लेने जाते हैं तो आप दो चीज पूछते होंगे, या आपको वो मोबाइल वाला बताता होगा कि सर आपको कितने जीबी का मोबाइल चाहिए, कितने जीबी रैम में मोबाइल चाहिए। आप कहोगे सर मुझे 8 GB तो चाहिए उसमें रैम, और मुझे चाहिए उसमें, सॉरी एक मिनट, हाँ आपके पास उसमें दो चीजें, आप चीज देखते होंगे हमेशा क्योंकि भी प्रकार का मोबाइल लेने जाओ, क्योंकि वो अलग अलग आता है, और जैसे जैसे आप उसकी मेमोरी ज्यादा लोगे तो उसकी कीमत भी आपकी मोबाइल की
बढ़ जाती है, क्योंकि आपका जो भी मोबाइल का डाटा स्टोर रहेगा, आपके फोटोज हो, वीडियोस हो, मोबाइल के एप्लीकेशंस हो, विद एंड जो मोबाइल के अंदर भी जो मोबाइल कंपनी जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखती है, वो सबके सब इंस्टॉल कहाँ रहेंगे, मेमोरी यूनिट चाहिए। तो उस मेमोरी यूनिट की भी तो एक कैपेसिटी होगी ना, तो वह कैपेसिटी क्या होगी, इसको आप देखते हो कि हम, मुझे तो 6 256 में चाहिए, 8 256 में चाहिए, 4 256 में चाहिए, 2 256 में चाहिए, या 6 128 में चाहिए। अब देखिए 128, अब मैं बता रहा हूँ 2 256, 6 128, बड़ा जिनको पता वो समझ रहे होंगे क्या, लेकिन जिनको नहीं पता बड़ा कंफ्यूजन होगा कि मोबाइल तो ले आते लेकिन पता ही नहीं होता साला होता है क्या सारी चीजें। अब देखिए, अब दो चीज, अब मैंने एक लिख दी भाई 4 जीबी और 128, 4 128, ये 4 जीबी और 128 जीबी जो है, 4 जीबी जो है ये है आपकी रैम, और 128 जीबी है ये है आपकी रोम। क्लियर, समझ में आ रहा? 4 जीबी आपकी रैम है, 100 जीबी आपकी रोम है। अब जैसे कि अभी क्या चल रहा, 8 जीबी और 256 जीबी, अब तो 12 जीबी में भी आने लगे, 12 जीबी 256 जीबी, ये लो, ये सब क्या है, ये इसकी मेमोरी कैपेसिटी है। ये आपकी जो पहली जो है ये है आपकी रैम और ये है आपकी रोम। अब इन दोनों के फीचर्स अलग अलग होते हैं। क्लियर, रैम एंड रोम के। अब आपको मोबाइल चाहिए होता है ज्यादा रोम वाला। रैम आपके मोबाइल की जो परफॉर्मेंस होती है उसको बिल्ड करती है, क्योंकि मोबाइल की मेमोरी कहलाती है, लेकिन अभी दोनों ही मेमोरी उसी में रहती है मोबाइल में। कंप्यूटर में हम एसएसडी के थ्रू हम रोम को इंसर्ट करते हैं, एसएसडी के माध्यम से हम वह डाटा स्टोरेज करते हैं। एसएसडी, अब तो एसएसडी का समय आ गया तो अधिकतर लोग लैपटॉप में एसएसडी का ही यूज करते हैं। पढ़ेंगे हम एचडीडी और एसएसडी को भी अच्छे से समझेंगे कि एचएसडी और एचडीडी क्या है, दोनों ही तरीके से अच्छे समझने का हम प्रयास कर लेंगे। तो इतना समझ में आ गया आपको, आराम से समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके अलावा भी यदि कोई कंफ्यूजन आपको रहती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, या जो भी आपको दिक्कत आती है। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हम किस मेमोरी को कहते हैं? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। क्लियर, किस मेमोरी को मुख्य मेमोरी कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहा जाता है। मुख्य मेमोरी के हमने दो टाइप्स देखे थे, एक था आपका रैम और एक था आपका रोम। क्लियर, एक रैम था एक रोम था, इसके भी ये पार्ट्स हमने लिखे थे, नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्राइमरी मेमोरी, आपको समझ में आ जाए फिर आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, बस इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, इसकी जो एक सबसे बड़ी विशेषता है ना, यह डेटा को जो है, प्राइमरी मेमोरी है ना, डेटा को अस्थायी रूप से, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लीजिए, अस्थायी रूप से स्टोर करती है, अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती है, यानी कि टेम्परेरी या परमानेंटली। तो टेम्परेरी डेटा स्टोरिंग, टेम्परेरी डेटा को किस रूप में स्टोर करके रखती है प्राइमरी मेमोरी? तो यह अस्थायी रूप से, यानी कि इसको मेमोरी को डाटा को अपने अंदर संग्रहित करके या स्टोर करके प्राइमरी मेमोरी में जो हमारा डाटा रहता है वो सभी अस्थायी रूप से रखा जाता है। जैसे कि मान के चलिए हम मोबाइल चला रहे हैं अपना, और मोबाइल में हम बहुत सारे पेज खोलते हैं, हम एक समय पे गूगल खुला रहता है आपका, गूगल खोलने के बाद फिर आप व्हाट्सएप पे स्विच कर लेते हो, उसी पर आप यूट्यूब खोल, तो वो जो पेज, अब जैसे कि आपने गूगल पे कुछ सर्च करके रखा हुआ, एक पेज खोला आपके पास, कुछ भी आपने सर्च किया, यूट्यूब पे आप कुछ देख रहे थे, व्हाट्सएप पे आपने किसी की चैट ओपन कर रखी, अब ये सारी की सारी चीजें आपके पास, यानी कि 3 पेज ओपन है। अब फिर आपके पास इसी में कॉल आ गया तो आपने वो चीजें वहीं के वहीं वैसी की वैसी छोड़ दी। क्लियर, अब आपको वापस उसी चीज पे जाना बिना सर्च करे, डबल से मेहनत किए, तो ये चीज मोबाइल की मेमोरी में कहां से आएगी? मेमोरी, मोबाइल की मेमोरी में एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए, सेम टू सेम यही काम अपने लैपटॉप पे भी करते हैं। लैपटॉप पे हम एक अपनी मेन फाइल मैनेजर भी खोल लेते हैं, गूगल क्रोम पर भी काम कर रहे होते हैं, याद रहे एक्सेल सीट भी खुली होती है, अब 4-5 सीट खुली हुई है। अब वो रैम कहां, वो उसकी वो मेमोरी होगी ना उसके अंदर, तभी तो वो चीजें आपके पास शो हो रही हैं। तो वह अस्थायी रूप से जो वो सारे के सारे जो काम हो रहे हैं वो कहां से हो रहे हैं? आपके रैम से। अब समझ में आया थोड़ा?
यही है रैम। अस्थाई का मतलब यही होता है। अब जैसे ही आपने मोबाइल को बंद किया, वो सारी आपकी जो सीट्स थी, वो पेज जो खुले थे, वो सारे के सारे हट जाते हैं। फिर से आपको पूरी की सारे पेज नए से ओपन करना होता है। गूगल एप्लीकेशन की बात अलग है, क्रोम पे हमको पेज मिल जाते हैं अपने वापस से पुनः। ठीक है, मैं मोबाइल की बात करूं, जब वो आप सेंटर वाली की को प्रेस करके आपको सारे पेज आपको स्क्रीन पे शो होते हैं, वहां की बात कर रहा हूँ। नहीं तो सर आपको सर गूगल पे तो हमको पेज कहीं नहीं जाते, मोबाइल बंद करके फिर से ओपन करेंगे तब भी रहेंगे। मैं गूगल पर्सनल एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो मोबाइल में आपके जो पेज रहते हैं, जब आप सेंटर टैप करके जब आप वो सारे पेज आपको देखते हैं, आप स्लाइड घुमाते हो, अब चलो इस पेज पे जाना है, फिर एक करके आप हटाते हो ना सबको, इराइज करते हो, उन सब पेजों की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। समझ में आया इतना? तो यह है इस लाइन का आपसे सीधा का सीधा जो मतलब है, यानी कि ये मुख्य मेमोरी होती है, डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। इसके अतिरिक्त और क्या फीचर्स हैं इसके, तो देखिए इसके बाद प्राइमरी मेमोरी जो होती है ना, इसका एक सबसे बड़ा फीचर्स ये होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर हमारी प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्ट किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकता है। यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्राइमरी मेमोरी से कोई भी निर्देश प्राप्त करने के लिए या निर्देश देने के लिए अन्य किसी मेमोरीज या यूनिट्स का सहारा नहीं लेना पड़ता, वो डायरेक्ट इस यूनिट को एक्सेस कर सकता है। नोट कर लेना, क्लियर? कंप्यूटर सीधे प्राथमिक मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो ये आप एक लाइन और नोट, तो इसकी कितने फीचर्स हमने देख लिए। प्राइमरी मेमोरी मुख्य मेमोरी होती है, यह डेटा को अस्थायी रूप से, ये कई बार पूछा जाता है, ये लाइन कई बार पूछी गई है, अस्थायी रूप से स्टोर करती है, यानी कि टेम्परेरी डेटा स्टोरेज। कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर सीधे प्राथमिक मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा और क्या करते हैं, ये जो मेमोरी होती है ना, ये इनपुट से आउटपुट देने के काम में आती है। इनपुट से आउटपुट, इनपुट से आउटपुट देने के काम में आती है। यानी आप इसके माध्यम से हम जितने भी इनपुट्स होते हैं, वो सारे का सारा डेटा आपकी, जितने भी आपके आप इनपुट्स आपके कंप्यूटर्स में और मोबाइल्स में जितने भी आप इनपुट्स आप देते हो, उन सबको आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम भी हमारी कौन सी मेमोरी करती है, वो हमारी प्राइमरी मेमोरी ही करती है। क्योंकि आप सारा का सारा काम कहां, मैंने भी कहा ना आपको, सबसे पहली लाइन बताइए, कंप्यूटर की ही ये आत्मा कही जाती है कुल मिलाकर। जैसे सीपीयू कहते हैं ना, तो सीपीयू के अंदर सीपीयू की भी एक आत्मा कह लो आप इसको, प्राइमरी मेमोरी की, देने का कार्य, ये पूछा जा सकता है। ये लाइन आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इतने सारे ये कार्य कर रही है, अब सोचिए यदि ये अस्थायी डेटा को स्टोर करके रख रही तो क्या होगा। हाँ, मैंने अभी आपको बताया, ये जितने भी डाटा को एग्जीक्यूट करना, ठीक है, उसको प्रोसेसिंग करना, कमांड देना, वो सारा काम किस मेमोरी से कराया जाता है, तो वो सारा का सारा कार्य आपका इसी मेमोरी से किया जाता है। पॉइंट नंबर 4 लिख लीजिए, डेटा को एग्जीक्यूट करना, प्रोसेसिंग करना एंड कमांड देना, वो सारा कौन सी मेमोरी करेगी हमारी, ये सारे के सारे कार्य आपके प्राइमरी मेमोरी के द्वारा ही किए जाते हैं। देखो, कहानी सिर्फ सेम है, कहानी एक ही है, उसको आप कितनी ही भाषाओं में बदल कर लिख दीजिए, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना यार, क्योंकि प्रश्न वैसे ही पूछे जाएंगे अलग अलग भाषा में, चीज एक ही पूछी जाएगी पर उसको अलग अलग तरीके से पूछ ली जाएगी। अब डाटा को एग्जीक्यूट करेगी, स्वाभाविक इनपुट से आउटपुट का काम भी एक ही होता है। इसमें अब ये फीचर अलग, कंप्यूटर इसको, यानी कि हमारा सीपीयू सीधे इस कहां से बड़ी मेमोरी यूनिट में भी, कौन सी यूनिट से, प्राइमरी मेमोरी से सीधे डाटा को एग्जीक्यूट कर सकता है। क्लियर? मेन मेमोरी कही जाती है, क्यों कही मेन मेमोरी क्यों कही जाती है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि इनपुट से आउटपुट देने का कार्य यही कर रही है। डाटा को एग्जीक्यूट करना, प्रोसेसिंग करना, डाटा को कमांड देना, ये सारा का कार्य कौन कर रहा है, आपकी प्राइमरी मेमोरी कर रही है। यानी कि पूरी की पूरी कंप्यूटर को चलाने के लिए, संचालन करने के लिए कंप्यूटर का जो कार्य आपकी कर रही है, वो आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी। इसलिए ये मेमोरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मेन मेमोरी
कहा जाता। अब मुझे लगता है आपको ये वाली लाइन और भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी नहीं आती, दोबारा से देख लीजिए। फिर भी दिक्कत आती है, कमेंट कीजिए, अगली क्लास में फिर से इस पे संवाद कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए, और मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। जा रहा कुछ भेजे में, बिल्कुल बुझा रहा है ना कुछ, और बुझाना चाहिए। नहीं बुझा रहा हो तो कमेंट बॉक्स भरा खाली डला है, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि सर इस यूनिट में इस जगह समझ में प्रॉब्लम आई है। देखिए, मूक दर्शन बनने से कुछ नहीं होगा, समय की बर्बादी होगी। क्लियर बात बोलता हूं मैं तो। समझ में आपको आना बहुत जरूरी है, वरना पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, खास करके हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, उनके लिए तो ये सुसाइड करने जैसी होती है पेपर 1 आपके लिए। क्यों? क्योंकि भाषा ऐसी होती है। अगर आपकी हिंदी भी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी भी अच्छी नहीं है, तो वो समझ लीजिए आपका वंटाधार होना फिरता है पेपर 1 में। जबकि इतना इजी नहीं पड़ता पेपर 1, हम अच्छे से 40 प्लस क्वेश्चन, 40 से 42 क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, मैक्सिमम 43 क्वेश्चन भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब आपकी मेहनत के आपके हाथ में है। क्लियर? डांट नहीं रहा हूं, प्यार से ही समझा रहा हूं, निश्चिंत रहना। चलिए, इतना नोट कर लिया है तो मैं इसको थोड़ा इरेज करके, अब तो देखो यार, मिठाने को मैं इरेज बोल रहा हूं, कहीं ना आईसीडी पढ़ते पढ़ते इतना असर आ गया, बताओ, भाषा तक बदलने लगी अब तो धीरे धीरे। चलिए, अभी खत्म नहीं हुआ प्राइमरी मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और नोट करना है इसमें बहुत सारी चीजें। चलिए, कितने 4-5 पॉइंट हो गए थे, 5 हो गए थे, 6 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। छठा पॉइंट आप इसमें नोट कीजिए। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैम की प्राइस आपको पता है, आपने देखा होगा, जब आप 2 GB से 4 GB, जैसे मान लीजिए मैं एक 4 128 का मोबाइल लेने जाता हूं, लेकिन मुझे सर 4 नहीं, मुझे 8 128 का मोबाइल चाहिए। अब 4 GB रैम से मैं जब 2 GB बढ़ा के 8 GB रैम पे पहुंच रहा हूं, तो मेरे मोबाइल की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी भाई साहब। जो मोबाइल में 25,000 का मिल रहा था, वो मोबाइल मुझे 28 से 29 30 हजार तक, नहीं 2.5 से 3 2 से 3 हजार रुपए बढ़ जाते हैं आपके पास। सोचिए, रैम भी इतनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आपके पास यदि रैम, और मैं कहता हूं यदि आपको जो मोबाइल लेना होना, तो अभी वर्तमान में तब 8 GB रैम से नीचे अच्छा मोबाइल मत लेना, यदि आपको मोबाइल अच्छा चलाना है तो। ये मेरी तरफ से एक ओपिनियन है आपके लिए, रैम अच्छी लेना, ताकि आपकी मोबाइल स्मूथली वर्क करेगा। जितनी मोबाइल की रैम ज्यादा होगी, आपका मोबाइल उतना ही अच्छा तरीके से कार्य करेगा, उतना ही स्मूथ चलेगा, फास्ट चलेगा। क्लियर? इसलिए रैम जब बढ़ती है तो मोबाइल की कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है। आप समझ में आना रैम और रोम की कितनी उपयोगिता है, कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो अब अगला जो पॉइंट है हम बोलेंगे, देखिए रैम में क्या होती है ना भाई साहब, स्टोरेज की। अब हम स्टोरेज की बात, चलो 1 मिनट पहले स्टोरेज की बात कर लेते हैं। रैम की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? स्टोरेज यानी कि भंडारण क्षमता, नोट करें, भंडारण क्षमता होती है कम या लेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मेमोरी इतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी जो भंडारण क्षमता होती है वो कम होती है, क्योंकि इसकी कम है ना, रैम और रोम कम है। एचडीडी एचडीडी में आप बहुत बढ़ा सकते हो इसकी, इसलिए ये जो चीज है आपकी इसमें कम होती है, इसकी भंडारण क्षमता जो होती है वो कम होती है। ठीक है, अब सोचिए, अब जब जिस चीज की कैपेसिटी कम होगी, यानी भंडारण क्षमता कम होगी, उसकी स्पीड क्या होगी? उसकी स्पीड हो जाएगी हाई, यानी अधिक, यानी गति, सॉरी, तो गति क्या होगी इसकी? अधिक होगी, यानी हाई होगी। अब सोचिए, जब गति हाई आपको मिलेगी तो इसकी कीमत क्या होगी, यानी कि कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? कमेंट में भी बता देना, अभी फिलहाल यहां बता दे रहा हूं, ये सारे के सारे फीचर्स आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब देखिए, जब स्पीड अधिक है तो कॉस्ट भी
अधिक ही होगी। बस इतना ये फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेना, ये कई बार उलझाते हैं इस टाइप के प्रश्न आपको। जब प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी आप जब पढ़ेंगे तो वहां ऐसे ही प्रश्न आपको उलझाए जाएंगे। तो ये भी इसकी हाई होती है क्योंकि स्पीड अधिक है। हम सबको क्या चाहिए, स्पीड ही चाहिए ना। 2G के जमाना थोड़ी जब चलाएंगे, 5G के जमाने में हम जी रहे हैं अब तो, है तो जब जियो 5G जब चला रहे हैं तो हमको स्पीड भी हाई चाहिए, है ना। वरना नहीं पहले तरह वो गोल गोल बफरिंग करते रहते थे, डाउनलोड करो 1 GB की फाइल तो वो भी बफरिंग करती रहती थी। अब तो धड़ाधड़ जरा सी देर में मूवी डाउनलोड हो जाती है पूरी की पूरी, 1 GB 2 GB पता नहीं चलता कब डाउन। पहले तो MB की चीजें डाउनलोड करो तो भी वो 5-5 10-10 मिनट लग जाते थे गाने डाउनलोड करने में भी। तो कॉस्ट जब स्पीड अधिक होगी तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगी, यदि स्पीड कम होगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी। अभी सेकेंडरी मेमोरी में और अच्छे से समझेंगे इस चीज को, ठीक है। और एक मैंने आपको बता ही दिया इसमें एक फीचर, ये क्या होती है, टेम्परेरी होती है। अच्छा मैंने बता दिया। अच्छा इसको हम वोलेटाइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वोलेटाइल मेमोरी। ये बहुत अच्छे से समझ लेना इसको, वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है इसको, फीचर्स में लिख लेना इसको। वोलाटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी, क्लियर, अस्थायी मेमोरी। लेकिन हम टेम्परेरी यूज नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे इसके लिए वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल का मतलब होता है उड़ जाना, उड़ जाना, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, यही पूछा जाता है मैक्सिमम आपसे, यही वर्ड यूज होगा, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। इसी में आपको बहुत ज्यादा उलझाया जाएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जाएगा। पर राधे सर पढ़ा रहे हैं तो यहाँ आपको भी इसमें कंफ्यूजन मत रखना बिल्कुल भी। वोलाटाइल मतलब उड़ जाना, यानी कि अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी, अस्थिर नहीं कहेंगे, अस्थायी मेमोरी कहेंगे। अर्थात मान के चलिए, मैंने भी बताया था ना, मोबाइल का एग्जांपल दिया, आपने जैसे मोबाइल बंद किया, आपकी सारी की सारी वो फाइल्स जो है, वो जो पॉपअप थे वो सारे के सारे पॉपअप चले जाएंगे, वो सारी के सारे आपके जो पेज थे वो सब क्लोज हो जाएंगे, चाहे वो लैपटॉप हो, वो चाहे मोबाइल हो। इसलिए इसको बोलते हैं हम अस्थायी मेमोरी, यानी कि वोलाटाइल मेमोरी इसको कहा जाता है। किसको, प्राइमरी मेमोरी को कहा था। तो ये मैंने आपको लगभग 7-8 इसके मेन जो फीचर्स थे वो आपको नोट करा दिए। अब आपको प्राइमरी मेमोरी से कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बताना, क्लियर। तो ये थी आपकी प्राइमरी मेमोरी के सारे फीचर्स थे। अब हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। नोट कीजिए सेकेंडरी मेमोरी। मैं इसको इरेज कहां करूं, मैंने डस्टर कहीं रख दिया मुझे, चलो मिल गया। चलिए अभी खत्म नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बस आप नोट करते चलना। यही नोट्स हैं आपके यार, मैंने अभी तक जो 3-4 लेक्चर में आपको जो लिखवाया है ना, इसके अतिरिक्त तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही पर्याप्त नोट्स है आपको। इन्हीं को आप जितनी बार पढ़ के अच्छे से अपने दिमाग में घुसा सकते हैं, घुसा लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए बस। अतिरिक्त आपको प्रिंट नोट्स की आवश्यकता नहीं है, मैं दूंगा, पर अभी थोड़ा मुझे समय लग रहा है नोट्स बनाने में। तो मैं चाह रहा हूं कम से कम अमरी इतनी क्लासेस हो जाए, कम से कम 10-12 टॉपिक हो जाए, तो मैं एक साथ आपको सारा का सारा नोट्स दे दूंगा। पर ये जो लिखवा है ना, इसको ही नोट्स मान के चलना है, सबसे अच्छी बात होती। मैं जो लिखवा रहा हूं इसको आप अच्छे से नोट्स करके लिखते चले। अब हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। पहले हम सेकेंडरी मेमोरी समझ लेते हैं, फिर हम प्राइमरी मेमोरी के जो पार्ट्स हैं दोनों के दोनों, उनको रैम और रोम को अच्छे से हम एक चार्ट बना के हम समझ लेंगे। पहले हम दोनों की परिभाषा समझ, अभी हमने किसकी परिभाषा समझी, प्राइमरी मेमोरी की परिभाषा समझ ली। अब हम किसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी, क्लियर, नोट कर लीजिए। सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी आप नोट कर लीजिए। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी हमने क्या समझा था, यह मुख्य मेमोरी होती है, मेन मेमोरी, जितने भी कंप्यूटर का संचालन हो रहा है वो सब कहां से होता है, वो आपका सारा का सारा प्राइमरी मेमोरी से हो रहा है। लेकिन अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। देखिए सेकेंडरी मेमोरी को हम द्वितीयक मेमोरी कहते हैं या सहायक मेमोरी कहा जाता है, क्लियर, नोट कर लीजिए। आप लिखवाने की आवश्यकता नहीं है मुझे, आप नोट करते चले, समझा रहा हूं मैं कुल मिलाकर, ठीक है। अब ये मेमोरी की एक खासियत होती है, ये होती है ना, ये सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल होती है, यानी कि कंप्यूटर या आपके सीपीयू के बाहर से, यानी कि एक मिनट मैं नोट करा ही देता हूं आपको, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कुछ चीजें। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ना, एक पहला पॉइंट आपने लिख लिया, अब सेकंड पॉइंट, अगला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। सीपीयू के बाहर स्टोर डिवाइस में होता है ये, वो डिवाइस आपने लिखे थे अभी, मैंने आपको बताया था, एचडीडी बताया था मैंने आपको, सीडी बताया था, डीवीडी बताया था, वो सारे के सारे क्या हैं,
आपके सेकेंडरी मेमोरी होती है सारी की सारी, जहां आप स्टोर करके रखते हैं। यानी कि ये चीजें कंप्यूटर, अब जैसे कि मान के चलिए मेरे मोबाइल है, मेरा मोबाइल कितने जीबी, ये एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, जैसे कि मेरा मोबाइल है 8/128 का। अब मेरा मोबाइल हो चुका है यहाँ पे फुल, लेकिन मुझे डेटा बहुत ज्यादा रखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक पेन ड्राइव ले ली। क्या ले ली मैंने, एक पेन ड्राइव। पेन ड्राइव कितने जीबी की पेन ड्राइव लिए, मान के चलिए मैंने 356 जीबी की। इतना मुझे डेटा रखना है, मोबाइल में इतनी जगह नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पेन ड्राइव लूंगा, पेन ड्राइव में ये सारा का सारा डेटा जो मैं स्टोर करके रखूंगा, और ये मेमोरी को मैं, ये मेरा मोबाइल फोन है, ये मेरे मोबाइल फोन की क्या है 8/128 मेरी कैपेसिटी है, लेकिन अब मुझे 300 जीबी में क्या करूंगा, मैं इसमें इंसर्ट करूंगा, इसमें जो अपनी सी टाइप केबल या जो भी आपके मोबाइल में रहेगी उसके माध्यम से मैं अपने डाटा को हाँ स्थायी तौर पे यूज कर सकता हूं। ये मेमोरी की अब एक टाइप लिख, नोट कीजिए, लिखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, नोट कर लिया आपने। क्या समझ में आया, कुछ अंतर मिले आपको यहाँ पे, बताइए। प्राइमरी मेमोरी हमने क्या पढ़ा था, अस्थाई होती है, स्थाई होती है, अस्थाई होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, स्थाई होती है। क्यों, अब एक बार आपने पेन ड्राइव में जो 356 का डेटा आपने रख लिया, ये नहीं उड़ेगा जब तक वो पेन ड्राइव खराब नहीं होती है, किसी तरीके से डैमेज नहीं होती, तब तक आपका डेटा सुरक्षित है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्थाई कहा जाता है, यानी कि नॉन वोलेटाइल, यानी कि इसमें जो डेटा है वह उड़ता नहीं है। यानी कि अब लाइट चली जाए या कुछ भी हो जाए, वो एक बार पेन ड्राइव में, सीडी में, मैग्नेटिक टेप में, या जो भी आपके सेकेंडरी डिवाइसेस हैं मोबाइल के अतिरिक्त या आपके कंप्यूटर के अतिरिक्त, वो सारा का सारा डेटा आपका स्टोर रहता है, कभी नहीं उड़ता, परमानेंटली रहता है। इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल में बिल्कुल कंफ्यूजन मतलब होता है, यानी कि डेटा नहीं उड़ता। क्लियर, जैसे बहुत कुछ पढ़ने के बाद हमारे दिमाग से चीजें उड़ जाती हैं, लेकिन यहां नहीं उड़ता। तो आपके दिमाग को कैसा बनाना है, सेकेंडरी डिवाइस की तरह, काम कैसे करना है, प्राइमरी मेमोरी की तरह, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है हमको, परफॉर्मेंस करना है प्राइमरी मेमोरी की तरह। लेकिन जब स्टोरेज की बात आएगी तो वो आपको फिर सेकेंडरी मेमोरी में आपको शिफ्ट हो जाना है। इसलिए बहुत ज्यादा पढ़ना है ना, क्योंकि इसके लिए तो क्या चाहिए, भंडारण क्षमता, हमको भंडारण क्षमता कैसी होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, यानी स्टोरेज क्षमता की, स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। नोट करते जाना, ये सिर्फ मुख दर्शन बन के सुनना मत मुझे। क्लियर, मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है वैसे, इसलिए कह रहा हूं लिखते हुए चलना, ताकि समझ में आसानी से आपको चीजें आ जाएगी। बस गति की बात की है, अच्छा इस पे, हाँ गति की हमने बात की है ना, गति कम होती है, यही इसके मेन फीचर्स है, बस यही परिभाषा है। इन्हीं लाइनों को इधर से उधर से घुमा के फिरा के, ऊंचा नीचा करके, इधर उधर जोड़ के, आगे पीछे का काट के पूछ लिया जाता है, बच्चा वहीं कंफ्यूज हो जाता। बच्चे तो इसमें तक कंफ्यूज हो जाते हैं वोलेटाइल एवं नॉन वोलेटाइल में। अरे यार वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, मैं कह रहा हूं अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए। इस लाइन को छोड़ो, मैं तो सिंपल बता दू, ये लो आपने कहा जो एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में इसको सेकेंडरी मेमोरी यूज की जाती है। पेन ड्राइव क्या है, मोबाइल का इंटरनल है एक्सटर्नल है, पेन ड्राइव क्या है, एक्सटर्नल डिवाइस है, नॉट इंटरनल डिवाइसेस। तो आपके जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, वो सबके सब सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस होते हैं। भंडारण क्षमता अधिक होती है, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है। स्पीड या गति कम होगी, क्यों कम होगी, क्योंकि लोड ज्यादा है ना, तो गति ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और जब गति कम होगी तो मैंने एक लाइन आपको बताई थी, प्राइस भी डाउन हो जाएगी, कॉस्ट भी कम इसकी हो जाती है, अकॉर्डिंग टू
प्राइमरी मेमोरी के तुलनात्मक रूप से, यानी आपको 128 जीबी यहां करेंगे और 128 जीबी जब वहां करेंगे तो दोनों में अंतर आ जाता है। तो ये थी आपकी प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, जिसके फीचर्स हमने अलग अलग देख लिए थे। क्लियर? अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। प्राइमरी मेमोरी के दोनों टाइप्स हम देखेंगे इसमें। क्लियर? तो अभी हमने दोनों ही आपकी प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी दोनों की हमने परिभाषाएं समझ लीजिए। एक मिनट, थोड़ा मैं आता हूं अभी। यदि आपकी अनुमति हो तो थोड़ा पानी पी लेता हूं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अभी जब तक आप भी पी लीजिए पानी। चलिए वापस आते हैं। तो दोनों चीज आपने अच्छे से समझ ली है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी को। वोलेटाइल मेमोरी को मैं अच्छे से बता चुका हूं। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी कैसे काम करती है। अब हमको तीन मेमोरी में आपको एक ये मेमोरी के दोनों मेमोरी समझाने के बाद अब फ्लैश मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी को तो समझा ही दिया है। एक रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी को हम समझेंगे। एक चार्ट के माध्यम से हम सारा का सारा समझ लेंगे। इससे पहले इनके मैंने अभी आपको बताया था रैम और रोम को हम समझने वाले हैं। क्लियर? ये कल करेंगे, बताइए आज ही करना है या कल करना है? परिभाषाएं तो देख ली ना आपने। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की दोनों की डेफिनेशंस आपको मैंने बता दी है कि प्राइमरी मेमोरी के क्या फीचर्स हैं एंड सेकेंडरी मेमोरी के क्या फीचर्स हैं, और मेमोरी की पूरी तरह से एक क्या प्रक्रिया, पूरा का पूरा क्या रोल होता है कंप्यूटर में या आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक आपको जो डिवाइसेस है, मोबाइल में कंप्यूटर हमने अच्छे तरह से पढ़े थे। क्लियर? जब सुपर कंप्यूटर्स में हमने पढ़ा था बहुत सारी चीजें, तो वहां हमने इन चीजों को अच्छे से समझ लिया था। तो चलिए अब हम टाइम देख लेते हैं एक बार। चलिए थोड़ा कर ही लेते हैं ना यार, वैसे भी 2 दिन से मैंने क्लास ली नहीं है, तो थोड़ा सा अगर क्लास बड़ी भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होना चाहिए। अब मैं वापस से प्राइमरी मेमोरी पर ही आ रहा हूं। क्लियर? अभी मैंने दोनों की परिभाषाएं आपको नोट करा दी है। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के क्या क्या फीचर्स है, वो सारे के सारे, उनका क्या चरित्र है, क्या परिभाषाएं कह लीजिए, चरित्र कह लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए उनको, वो सब हमने इसमें समझ लिए। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज है नोट करवा रहा हूं, वो आप नोट करेंगे, फिर इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है? फिर हम इसको सेकेंडरी मेमोरी को फीचर्स। अब इसमें देखिए मैंने आपको 2 पार्ट्स इसमें मैंने आपको बताए थे। क्लियर? एक था आपका रैम और एक था आपका रोम, रैम एंड रोम। चलिए रैम और रोम के फुल फॉर्म याद कीजिए, मैंने अभी क्या लिखवाए थे। सबसे पहले तो फुल फॉर्म से शुरुआत करेंगे ना यार। तो फुल फॉर्म हमारी क्या थी रैम की? पहला पॉइंट आपका यही है, इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रैम की क्या फुल फॉर्म है? सॉरी गलत हो गया ना, है ना। रैम का है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। लिखवा कुछ रहा होता हूं, दिमाग में कुछ और चलता है कभी कभी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसमें आप नोट करें रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी आपका इसका फुल फॉर्म है। अब इसको देखिए रीड, चलिए एक एक करके समझते हैं ना। पहले रैम के हम सारे के सारे जो भी इसकी विशेषता है वो हम देख लेते हैं, रैम क्या होती है और रोम क्या होती है। अब देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे कंफ्यूजन करेंगी। सर अभी आप तो प्राइमरी मेमोरी में कुछ और बता रहे थे, अब रैम और रोम में भी सर दोनों सेकेंडरी और प्राइमरी जैसी चीजें हो रही। यही तो सबसे ज्यादा उलझते हैं बच्चे। अगर इसी को समझ लो तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से एक प्रश्न आपका गलत नहीं जा सकता। कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है यार, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, देखिए सबसे पहला आप पॉइंट इसमें नोट करेंगे किसमें, आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम के अंदर। अब इसको देखिए, ये होती है अस्थाई मेमोरी। कैसी मेमोरी होती है विद्यार्थियों? अस्थाई, यानी कि
वोलाटाइल वोलाटाइल मेमोरी होती है, ये है। क्लियर, नोट कर लिए इतने? सर कहोगे हाँ सर अभी बताया था सर ये प्राइमरी मेमोरी है तो वोलाटाइल होगी। हाँ वोलाटाइल ही होगी ना, बस वही नोट करना है आपको। क्लियर, वोलाटाइल का मतलब बता दिया आपको, उड़ जाती है। अब देखिए इसमें एक चीज छुपी हुई है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अर्थात इसको हम रीड कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस, चलिए पहले रैंडम एक्सेस ही बता देता हूं, छोड़। रैंडम एक्सेस यानी कि हम डायरेक्ट रैंडमली इसको, आपका जो सीपीयू होता है यानी कि जो सेंट्रल यूनिट होती है वो मेमोरी यूनिट से जब उसको कोई कमांड दी जाती है, कोई निर्देश जब दिया जाता है, कोई भी जब डाटा को एग्जीक्यूट करना होता हो, जब उसको एग्जीक्यूट करना होता है, प्रोसेस करना होता है, तो उस कमांड से जो उसको एक कमांड मिल रहा है उस ही के अकॉर्डिंग सीपीयू प्राइमरी मेमोरी में रैम से उस डेटा को डायरेक्ट यानी कि रैंडम एक्सेस कर सकता है। मैंने पहले ही बताया था ना, सीधे एक्सेस कर सकता है, यानी कि रैंडम एक्सेस। पहली लाइन में इसका, उसकी फुल फॉर्म में एक लाइन छुपी है, रैंडम एक्सेस। प्रश्न पूछ लिया जाएगा किस मेमोरी को, सीपीयू या कंप्यूटर किस मेमोरी से किसी भी डेटा को रैंडमली एक्सेस कर सकता है, तो स्वाभाविक रैम से करेगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका फुल फॉर्म में उसका जवाब छुपा हुआ है। ऐसे चीजों को पढ़ना है आपको। एक पॉइंट तो यही मिल गया, रैंडम एक्सेस उसको कर सकता है। क्लियर, अब अगला एक पॉइंट और बता रहा हूं, अब वो आप नोट करेंगे इसमें। अब देखिए इसको हम रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? इसको रीड कर सकते हैं। इसको हम सिर्फ ओनली रीड कर सकते हैं, यानी इसमें जो डाटा है उसको सिर्फ हम रीड ही कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो डाटा आएगा उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ इसको पढ़ा जा सकता है। और इसमें हम डाटा को भी चेंज कर सकते हैं, डेटा को हम चेंज कर सकते हैं, इसमें डेटा चेंज कर सकते हैं, डेटा को चेंज कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत। तो ये इसके सॉरी, इसको रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, माफी चाहूंगा। इसको हम रीड भी कर सकते हैं और इसको हम राइट भी कर सकते हैं, यानी कि लिख भी सकते हैं इसको। इसमें हम डेटा को पढ़ सकते हैं और डेटा को लिख भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी में, डेटा को चेंज कर सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी में। अब देखिए रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए इसके दो तीनों लाइन बता दूं, क्लियर है, आपको और समझ में आ जाएगा। ये क्या होगी? महंगी होगी। क्यों महंगी होगी बताइए आप मुझे, मैंने नहीं बताया था। महंगी इसलिए होगी क्योंकि इसकी गति अधिक होगी। सर कहेंगे आप लोग सोच रहे होंगे तो मैं रिपीटेड चीजें बता रहा हूं, क्योंकि चीजें परिवर्तित होगी जब मैं उधर जाऊंगा तब। प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहा है लेकिन प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी चीजें परिवर्तित हो रही हैं, वो अच्छे से समझ लेना। इसलिए तो यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजित होते हैं। महंगी होगी क्योंकि इसकी गति अधिक होती है। क्लियर, अभी इतना। अब देखिए रीड ओनली मेमोरी के क्या टाइप्स हैं। ये क्या थी? वोलाटाइल थी। ये क्या है? नॉन वोलाटाइल, यानी कि यह उड़ती नहीं है, ये स्थायी मेमोरी होती है। अब सर घुमा आपका, ये मेमोरी के यानी कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसमें स्थायी रूप से स्टोरेज रहती है। जैसे आप सेटिंग्स से बहुत सारी चीजें करके रखते हैं, सिम सेटिंग्स करके रखते हैं। मान लीजिए मुझे तो 1 पे करना है, डेटा मुझे 1 पे चलाना है, तो वो कहां जाएगा? वो आपके सेव रहेगा ना, कहीं डेटा में स्टोर होगा। तो इसलिए उस जगह पे ये वाली मेमोरीज, ऐसी जगह पे ऐसी वाली मेमोरीज यूज किए जाते हैं। तो इसलिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी थी, उड़ती नहीं है। अब स्वाभाविक है जब लोड पड़ेगा तो क्या होगा। अभी सिर्फ मेन फीचर्स हम इसके करके लिखते हैं। इसको हम सिर्फ रीड बस ओनली लिखा ही है उसके, इसको ओनली रीड ओनली कर सकते हैं, बस इसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। इसमें कोई परिवर्तित, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इसमें हम लिख नहीं सकते, ओनली इसको हम रीड कर सकते हैं रोम को। तो ये आपका था रैम और रोम, हम दोनों को इसमें हमने समझा था। और मैं चाहता हूं कल हम इनके जो अलग अलग टाइप्स थे, क्योंकि हम दोनों को साथ में जब लेके पढ़ेंगे तो और अच्छे से वो चीजें हमको समझ में आ जाएंगी। इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, रैम तेज होती है और तेज होगी तो डेटा को हम तेजी से मैंने लिखा कि नहीं लिखा इसको? अच्छा, गति अधिक, हाँ फास्ट होगी
तो डेटा को हम इसमें क्या कर सकते हैं, डेटा जो होगा वो फास्टली इसमें एक्सेस होगा। क्लियर? डेटा कैसे एक्सेस होगा विद्यार्थियों, तो डेटा होगा एक्सेस होगा। अब जब इतनी चीज होगी तो इसमें क्या होगा, गति अधिक होगी तो समय क्या होगा, समय यानी कि टाइम कम लगेगा, समय कम होगा ना। जब गति अधिक होगी तो समय कम होगा, समय कम होगा गति अधिक होगी तो चीज क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। बस इसमें कंफ्यूजन मत करना, इसको फिर से एक बार समझा देता हूं, यही इसमें सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है आपके पास। देखिए रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि डेटा आपके पास इसमें जैसे मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, आपका लैपटॉप बंद हुआ, आपका जो भी सिस्टम बंद हुआ, आपके पास डाटा था वो उड़ जाएगा। रीड और राइट दोनों ही कर सकते हैं किस मेमोरी में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं, इसमें आप लिख भी सकते हैं, इसमें चेंजेस डेटा को चेंज भी किया जा सकता है किस मेमोरी में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। किसी भी डेटा को हमारा जो सीपीयू वो रैंडमली एक्सेस कर सकता है, यानी किसी डेटा को जो है वो रैंडमली इसमें एक्सेस किया जा सकता है। कौन करता है, तो ये काम तो सीपीयू का है ना, आपका जो मेन मेमोरी यूनिट है वही सारे काम करती है। क्लियर? अब देखो मैं आपको 2 पॉइंट पहले बताता हूं, गति इसकी अधिक होगी, मेमोरी की यदि स्पीड हाई होगी तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा, और जब टाइम कम लगेगा गति अधिक होगी तो चीज क्या होगी, महंगी होगी, महंगे दामों में बिकेगी, आपको उसको बहुत ज्यादा पैसे उस चीज के देना पड़ेगा। तो ये चीज अच्छे से समझ लेना, लिखिए, अच्छे से नोट कर लेना। इतना समझ में आ रहा है इसको, इसका अपोजिट यहां कर दो, रीड बस कर सकते हैं इसमें आप, नॉन वोलेटाइल होती है यानी कि स्थायी मेमोरी होती है, रीड ओनली कर सकते हैं, थोड़ी कम पैसों में मिल जाएगी, यानी कि ये सस्ती होती है। समझ में आ रहा है आपको इतना? क्लियर? मैं ये भी आपको नोट करा ही देता हूं, ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर, इसमें आपको बता देता हूं इसको। स्टोरेज क्षमता मैंने यहां लिखवाई है इसकी, हाँ एक चेक पॉइंट यहां लिख लेना इसका, स्टोरेज यानी कि भंडारण क्षमता। भंडारण क्षमता क्या होती है इसकी, तो वो होती है कम, यानी कि लेस। आपको दिख रहा है मोबाइल में, नहीं दिख रहा हो तो भी मैं बोल रहा हूं आपको, इसमें स्टोरेज या भंडारण क्षमता इसमें कम होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता हाई होती है। स्टोरेज यानी कि भंडारण क्षमता अधिक होती है, यानी कि हाई होती है। दोनों लैंग्वेज में लिखवा दे रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैंने कहा था आपको पेपर 1 हमको बायलिंगुअली पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही अच्छे से पढ़ना है। नोट्स भी मैं कोशिश करूंगा आपको दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल कराऊं। क्लियर? रीड ओनली कर सकते हैं एक इसमें, अब इसकी इसमें कम है तो इसमें अधिक होगी। अब जब भंडारण क्षमता अधिक होगी तो क्या होगा, गति यानी कि स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम होगी तो समय क्या होगा आपका, अधिक लगेगा। यहां स्पीड ज्यादा थी ना तो समय कम लग रहा था, गति यहां पे कम हो गई तो समय अधिक लगे, वो चीज आपको धीरे करके देगी तो आपको इसमें समय अधिक लगेगा। अब जब इतनी चीजें आपसे जब वापस छीनी जा रही हैं कि यार एक तो समय अधिक लग रहा है, गति कम मिल रही है, डाटा भले आपको भंडारण क्षमता अधिक मिल रही है, तो लेकिन सबसे मेनली चीज क्या होती है, आज के समय तो समय किसी के पास नहीं है ना, हर अब तुम 30 सेकंड में हम पढ़ना चाहते हैं शॉर्ट वीडियोस देखकर, पर आप लोग मत करना 30 सेकंड के चक्कर में, आप लोग स्थायी तैयारी करना ताकि स्थायी सिलेक्शन हमको मिले। तो एक चीज हो जाएगी यहाँ पे, फिर ये महंगी होगी या सस्ती होगी, अकॉर्डिंग टू रैम के ये सस्ती होती है, यानी ये मुनाफे वाला सौदा होता है, यानी कि लो कॉस्ट। क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको? अब देखिए एक्सेस टाइम की कमी, गति कम हो गई, आपको नॉन वोलेटाइल मैंने बता दिया, एक बार समझ लेते हैं इसको। प्राइमरी मेमोरी हमने पढ़ा, प्राइमरी मेमोरी हमने प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी पढ़ा, सॉरी कंप्यूटर मेमोरी में हम 2 मेमोरी पढ़ चुके हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के 2 सबसे मेन टाइप होते हैं, रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी होती है, अभी हमने सबने लिखा है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्लियर, रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है डेटा। वोलेटाइल यानी ये वोलेटाइल मेमोरी होती है,
उड़ जाता है हमारा डेटा, जैसे ही मोबाइल स्विच ऑफ होगा, जैसी पावर खत्म, ये डाटा खत्म। रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, कैपेसिटी इसके अंदर मिलती है। रैम के अंदर डेटा को चेंज कर सकते हैं हम रैम के अंदर। ये महंगी होती है। क्यों महंगी होती है? तो उसकी लाइन नीचे है। इसलिए महंगी होती है क्योंकि इसकी गति अधिक होती है, यानी कि डेटा को फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसी वजह से रैम जो होती है वो महंगी होती है। अब जब हम गति इसमें अधिक मिलेगी तो समय कम लगेगा या ज्यादा? ऑब्वियसली कम समय में हमारा काम हो जाएगा। और जब ये दो फीचर्स मिलेंगे आपको, हाँ एक चीज और, महंगी इसलिए, और इसमें जब ये दो चीजें हो रही हैं तो आपके पास समझ लिया आप इसका जो भंडारण क्षमता यानी स्टोर कैपेसिटी है वो इसकी होती है कम। अब आते हैं हम रोम के अंदर। रोम में हम सिर्फ रीड बस कर सकते हैं, इसको रीड ओनली कर सकते हैं। क्लियर? नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि डेटा स्थायी रूप से इसमें स्टोरेज रहता है हमारा। रीड ओनली कर सकते हैं। स्टोरेज क्षमता इसकी हाई होती है, यानी कि जीबी इसकी ज्यादा होती है। अगर दो है तो ये 15-20 जीबी बढ़, जितना आप लेना चाहो, जितना आप पैसा खर्च करोगे उतना आपको इसमें प्रॉफिट इसमें मिलेगा आपको। लेकिन अब इसके जो कुछ पॉइंट्स है वो समझने वाले। अब देखिए, भंडारण क्षमता तो हाई मिल रही है इसमें, साफ स्थायी भी मिल रही है मेमोरी, डाटा जाने का खतरा नहीं है, लेकिन गति इसमें हमको कम मिलती है। और जब गति कम मिलेगी तो क्या होगा? समय बढ़ जाएगा, यानी समय अधिक लगेगा डाटा को एग्जीक्यूट करने में, डाटा को प्रोसेसिंग करने में। तो इस वजह से ये जो मेमोरी होती है हमको मिलती है कम दाम में, यानी कि सस्ती हमको मिलती है, यानी कि लो कॉस्ट में हमको ये मेमोरी मिल जाती है। क्लियर? तो ये था आज का आपका मेमोरी। अभी मेमोरी खत्म नहीं हुआ, इस पे हमको एक क्लास और लगेगी, यानी कल हम मेमोरी को खत्म कर लेंगे अच्छे से। कल हम क्या पढ़ेंगे, आज एक बार रिकॉल कर लेते हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा है आज हमने एक तो मदरबोर्ड, मैंने छोटा सा टॉपिक बताया था 5 मिनट का। फिर हमने पढ़ा था कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी 5 पॉइंट लगे ही हैं, बड़ा टॉपिक है, बहुत चीजें पूछी जाती है। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के सारे फीचर्स देखे थे, विशेषताएं देखी थी, उनका चरित्र समझा था। सेकेंडरी मेमोरी के फीचर्स देखे थे, चरित्र समझा था, विशेषताएं देखी थी। फिर हमने प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमने जो अभी हमने जो पढ़ा है जस्ट, रैम और रोम, रैम और रोम की दोनों की विशेषताएं देख ली। रैम का क्या रोल है, रोम का क्या रोल है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, दोनों चीजों को हमने समझ लिया है। सेकेंडरी मेमोरी के कौन कौन सी मेमोरी के टाइप्स होते हैं वो भी हम पहले ही हमने एक चार्ट बनाया था उसमें देख चुके हैं। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई, इनको अच्छे से याद कर लेना, समोसे खाने के लिए काम आएंगे, वरना नोट्स कोई मतलब नहीं है बनाने का या इतना समय यहाँ क्लास देखने के लिए। समझ में आ रहा ना? बहुत जल्दी हम लाइव क्लासेस आने वाले, अभी मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लासेस दे रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही जैसे मुझे एक्सेस मिलेगा लाइव आने का, मैं लाइव आऊंगा, आप लाइव, मैं लाइव। जो भी डाउट्स होंगे वो आप तुरंत क्विकली उसी टाइम पे हम उसको सभी जो भी आपके संदेह रहेंगे हम समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बच्चों के बाकायदा व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगे हैं, मैं डाउट्स उन सबके दूर भी कर रहा हूँ, जो भी बच्चों के अभी तक मैसेज आए। क्लियर? वो जेआरएफ के थ्रू या पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी हम 1 अगस्त से हम पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दें। अगर पॉसिबल हुआ तो हम बिल्कुल लेंगे, जल्दी कोशिश कर रहा हूँ मैं उसके लिए, बाकी थोड़ा समय की अभाव है मेरे पास भी। क्लियर? कल हम क्या पढ़ेंगे, तो कल मैंने आपको एक चार्ट आपको जो बताया था ना, वो पूरा चार्ट ही कंप्लीट करेंगे हम मेमोरीज का। कल हम पढ़ेंगे एस रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, दोनों के फीचर्स देखेंगे। फिर हम रोम के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है आपका, जैसे कि पी रोम, एप रोम, डबल इलेक्ट्रिक इलेजेबल प्रोग्रामेबल रोम पढ़ेंगे। देन फिर हम स्विच करेंगे आपका सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी छोटा है, उसकी बस आपकी जो विशेषता है वो समझ लेना, उसके नाम देख लेना, उन सबको पढ़ के हम कल हम कोशिश समय मिला तो हम रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी एक बार, और वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को अच्छे से देख के हम मेमोरी कल खत्म कर देंगे। क्लियर? तो अभी तक यदि आप मुझसे नहीं जुड़ पाए हैं सब्सक्राइब बटन के माध्यम से, तो वहां से जुड़िए, ताकि आपको क्लासेस अब कंटिन्यू होंगी, कोई गैप कोई अभी नहीं है। बस मेडिकल क्राइसिस की वजह से मैं 2 दिन क्लास नहीं ले पाया था, उसके लिए बिल्कुल मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी माताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बाहर लेके जाना पड़ा था उनको हॉस्पिटल। तो जब भी यदि क्लास अगर बंद रहेगी, मैं फिर से बता देता हूँ, किसी भी वजह से यदि क्लास में नहीं ले पाता तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन है मेडिकल क्राइसिस। बस उसी कंडीशन में आपकी क्लास बंद रहेगी, वरना क्लासेस आपकी नहीं रुकने वाली। चाहे बाढ़ आए, आंधी आए, हवा चले, तूफान चले, सर्दी हो या गर्मी हो, आपका सिलेबस मैं पूरा कराऊंगा, इतना मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ, और बिल्कुल मैं कराऊंगा। इस बात के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए,
देखिए ये नोट्स मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, अभी थोड़ा सा मेरे पास समय का अभाव चल रहा है, इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ उस पे। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, अभी मेरे चारों ओर मैं घिरा हूँ कुछ परिस्थितियों से। बाकी मैं जो जितना लिख पा रहा हूँ ना, यही आपके फाइनल नोट्स मान के चलिए आप। एक दो चीजें मिलेंगी एक्स्ट्रा, उससे कुछ नहीं होगा। पीवाईक्यूज लगाना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, यूथ कंपटीशन की बुक ले आना, अब भी ऑर्डर कर दो। ऑनलाइन मंगाना है तो ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन मिल रही है तो जहां पर भी अगर बड़े शहर में है, भोपाल इंदौर जैसे बड़े शहरों में, तो ऑफलाइन जाइए, किसी भी दुकान से लेकर आइए। गांव में है, छोटे शहर में है, जहां नहीं मिल सकती, फ्लिपकार्ट पे जाइए, अमेजन पे जाइए, जिस भी प्लेटफॉर्म से जाइए, या सीधे आप तो सबसे बड़े यूथ कंपटीशन की वेबसाइट से जाइए, वहां से मंगा लीजिए। क्लियर। पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। मत सोचिए उसके लिए कि मैं लास्ट के 2 महीने पीवाई, नहीं, अभी से पीवाईक्यूज लगाइए। मैं कह रहा हूँ पीवाईक्यू से आपको इतनी मदद मिलने वाली है, आपको चीजें इतनी आसान लगने लगेंगी, फिर अभी जितना आपको डिफिकल्ट पड़ेगा ही नहीं। ये बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अभी, मेमोरी सबसे ज्यादा जटिल टॉपिक है। ये पढ़ लिया ना, समझ लिया मेरा आधा आईसीटी खत्म हो गया। बाकी जो टॉपिक है वो इतने डिफिकल्ट नहीं आएंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर वगैरह हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, सिलेबस बड़ा है, अभी लंबी क्लासें चलने वाली है, हमारा एक लंबा साथ है अभी 4-5 महीने, तो 4 महीने एग्जाम में, तो लगभग 3 महीने तक तो आप मेरे साथ हो ही सही कम से कम, ताकि अब सिलेबस में आपको पूरा करा सकूं। बाकी आप जुड़िए, और जो भी जरूरतमंद है उसको आप पेपर 1 के लिए क्लासेस भेज दीजिए। कोई कॉस्ट नहीं ले रहा हूं मैं आपसे, ना मैं लूंगा। क्लियर। एक यात्रा में अपनी शुरुआत कर रहा हूँ राधेश पाठशाला के माध्यम से, आप सभी राधेश पाठशाला से जुड़िए मेरी इस यात्रा में, या हम सब इस यात्रा के एक दूसरे के सहयात्री बनेंगे और अपने अपने लक्ष्य तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी समय बड़ा बलवान होता है, हर चीज समय पर मिलती है, और जो इस बार असफल हुई है वो निराश मत होना, कमी रही होगी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली, तभी तो हमें असफलता मिली है। कुछ कट ऑफ कैटेगरीज की वजह से भी थोड़ा आपको निराशा हुई होगी, मैं जान सकता हूँ, कट ऑफ हाई क्या है इस बार, तो निराश मत होना, थोड़ी और मेहनत करेंगे यार। एक असफलता आपसे कुछ नहीं छीन सकती, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, आपकी सफलता, आपका भाग्य सिर्फ आपके हाथों में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। एक असफलता आपका ना ही भाग्य तय करेगी, ना ही आपका जीवन तय करेगी, ना ही आपका भविष्य तय करेगी। हो सकता है कुछ चीजें थोड़ी उथल पुथल होगी, पर एक समय बाद तो सब मिलेगा ना। यदि आपको लगे हुए हैं, आप पूरे दृढ़ संकल्पित होकर, तो आपको सारी चीज अवश्य मिलेंगी। तो मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत, और पूरा अच्छे से पढ़ के आना, ताकि कल की क्लास और बेहतर तरीके से समझ में आ जा। कल की क्लास तभी समझ में आएगी जब आज की क्लास का अच्छे से रिवीजन कर लोगे, याद रख लेना। क्लियर। तो कल पुनः फिर आपको 11 बजे ये क्लास आपको मिल जाएगी, निश्चित रहिए। मॉर्निंग में 11 बजे आपको क्लास मिल जाएगी, कल टाइम पे मिलेगी, निश्चिंत रहिए। लगभग मैं कोशिश करूंगा मॉर्निंग में 11 बजे ही आपको क्लास मिल जाए। आपको फिर जब भी देखना, आपको जिस समय देख सकते हो उस समय आप देखिए, और तब तक लिए खूब पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहिए, सबसे बड़े अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, और अच्छी से मेहनत कीजिए। बाकी सब समय पे छोड़ दीजिए। क्लियर। बस कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करते रहिए, फल तो अपनी जगह पे मिल जाएगा, लेकिन फल की लालसा नहीं छोड़ना है आपने, बस इतना याद रखना कि यार मिल जाएगा, नहीं, कर्म करना बस। फल मत सोचो रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, मेहनत करो, मेहनत अच्छी होगी तो फल भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलता हूँ फिर, इजाजत दीजिए मुझे। जय हिंद सभी मित्रों को।